दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों हिंदी के जो सवाल आपसे पूछे गए उन सवालों का जवाब आपने कैसे दिया है। ठीक है, कहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर आपने सही जवाब दिया है, एक बार देखिए और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उन्हें सुधारने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों आप सभी से पूछा गया था कि प्रेमचंद की जीवनी क्या नाम है इसका, कलम का मजदूर, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए, सही सवाल का जवाब दीजिए कि ये कलम के मजदूर जो है दोस्तों, ये रचना ये किसकी रचना है? फिलहाल तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी। और ये रचना किसके द्वारा लिखा गया? लिख रहा अमृत राय के द्वारा, मदन गोपाल के द्वारा, शिवरानी देवी के द्वारा या फिर विष्णु प्रभाकर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कलम का मजदूर किसकी रचना दोस्तों? ये रचना है मदन गोपाल की। किसकी रचना है? मदन गोपाल की रचना है, मुझे पता था। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न आपसे खासकर से लेखक और उनकी रचनाओं से पूछ रहा हूँ वो थोड़ा सा लीक से हट करके पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में ऐसे ही लीक से हट करके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा? मदन गोपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कर ध्वनिमयी करके गिरि कंदरा कलित कानन के निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए आप यहाँ पर भी क देख रहे हैं, क देख रहे हैं, क देख रहे हैं, क देख रहे हैं। और आपने पढ़ा है कि जब एक ही वर्ड की आवृत्ति, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा भाई? अच्छा, आपसे अनुप्रास के अंदर जाके पूछ रहा है। ठीक है, अनुप्रास के अंदर अगर आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा वृत्त्यानुप्रास। क्या आएगा दोस्तों? वृत्त्यानुप्रास आएगा। क्यों दोस्तों वृत्त्यानुप्रास आएगा? तो बताइए, एक ही वर्ड की आवृत्ति जब घूम फिर कर बार बार होती है तो वहां पर क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। ठीक है, और लाटानुप्रास कब होता है? जब एक वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, जैसे हमको लिखे हुए हैं कहाँ, हमको लिखे हुए हैं कहाँ, हमको लिखे हुए हैं कहाँ, कहन सब लगी। ठीक है, या पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। याद रखिएगा, जब वाक्य की आवृत्ति बार बार हो तब वहां पर लाटानुप्रास होगा। ठीक है, और यमक अलंकार तो तब होता है जब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकार। ठीक है, या इस तरह से 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ठीक है, तो ये सब हो जाता है यमक अलंकार। फिलहाल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ठीक है, लिख रहा है सारंग ले सारंग चली, नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है। ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी। अनुप्रास अलंकार की खासियत क्या होती है? वर्ड की आवृत्ति दोस्तों बार बार होनी चाहिए, बस खाली यही कंडीशन है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कानन कठिन, क यहाँ पर है, क यहाँ पर है, फिर भयंकर भारी। दोस्तों यहाँ पर वर्ड की आवृत्ति आ रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्या आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी अगर मैं यहाँ बात करूँ सारंग ले सारंग चली, दोस्तों सारंग के कई मीनिंग होते हैं और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार। नवजीवन दो घनश्याम हमें। ठीक है, यहाँ पर क्या चिपका हुआ अर्थ नजर आता है, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जीवन में अब जीवन नहीं दोस्तों, जीवन का यहाँ पर अलग अलग मायने हैं, तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार नजर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से आप इसे करके चलिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, तो याद रखेगा यह कथन किसका है? मीराबाई द्वारा गाया गया कथन है। किसका कथन है दोस्तों? ये मीराबाई का कथन है। और यहाँ पर आपसे पूछना क्या चाह रहा है? ठीक है, मीराबाई के अलावा दोस्तों आपसे क्या पूछना चाह रहा है? आपका कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पर रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। कौन सा है? यहाँ पर श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा आपने श्रृंगार में 2 तरीके का पढ़ा होगा। ठीक है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है, यहाँ पर प्रेम का वर्णन होता है। ठीक है, हास्य का हास होता है, करुण का रुदन होता है और शांत का निर्वेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, सही है। भयानक रस का जुगुप्सा नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? इसका अस्थाई भाव भय होता है। ठीक है, और अगर मैं जुगुप्सा की बात करूं, ठीक है, जुगुप्सा की बात करूं तो जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव होता है? यह विभत्स का होता है। किसका होता है दोस्तों? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ठीक है, और अद्भुत का विस्मय होता है, रौद्र का क्रोध होता है। तो बाकी तो दोस्तों सही है नीचे के, और यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और क्यों गलत हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसको याद रखिएगा। भयानक रस का भय होता है, विभत्स
का जुगुप्सा होता है, जबकि यहाँ पर मेल जो दिया जा रहा है दोस्तों वो मेल गलत है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा को नहीं जानत है जग में, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। दोस्तों आपने सुना होगा, ये आपको बताना है इसमें कौन सा छंद है। बहुत गजब की बात कर रहा है छंद। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों कि छंद जो होते हैं ये विशेष करके 3 तरह के छंद होते हैं। ठीक है, कितने तरह के छंद होते हैं? 3 तरह के। एक होता है दोस्तों मात्रिक छंद, एक होता है वर्डिक छंद, मात्रिक छंद, वर्डिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद। ठीक है, ये 3 तरह के छंद होते हैं। इस छंद के अंतर्गत दोस्तों ये क्या है? को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ये क्या है दोस्तों? ये बताना। लिख रहा है दोहा है, नहीं दोहा तो नहीं है। ठीक है, दोहा कौन सा होता है? जब आप पढ़े पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, ठीक है, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, तब ये दोहा होता है। ठीक है, सालनी भी नहीं है, कुंडलिया भी नहीं है, ये है मत्त गयंद। क्या है दोस्तों? ये मत्त गयंद है। अब आपको पता होना चाहिए मत्त गयंद ही आता किसके अंतर्गत है? वर्ड मात्रिक के अंतर्गत आता है, वर्डिक के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिए दोस्तों ये आता है वर्डिक के अंतर्गत। ठीक है, मत्त गैंद दोस्तों किसके अंदर आता है? ये वर्डिक के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैंने वर्डिक में और भी आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया है इंद्र वज्रा। क्या बताया है दोस्तों? इंद्र वज्रा भी इसी के अंतर्गत आता है, उपेंद्र वज्रा भी इसी के अंतर्गत आता है, उपेंद्र वज्रा भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सवैया भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है, सवैया भी इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों हरिगीतिका भी आता है, हरिगीतिका भी आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखें दोस्तों, ये इसके टाइप्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये मत्त गैंद का उदाहरण है, ये आप जरूर याद रखिएगा। मुझे पता है छंद से जो सवाल आपके परीक्षा में आएंगे उनको लेकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर आप ये टेस्ट दे रहे हैं और आप वीडियोस देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ पढ़ाई करते रहिए और देखते चलिए। ठीक है, आगे देखिए, करा घनाक्षरी छंद है। अगर मैं कहूं घनाक्षरी दोस्तों किस प्रकार के छंद का उदाहरण है? घनाक्षरी। ठीक है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखिएगा घनाक्षरी भी वर्डिक छंद का उदाहरण ही माना जाता है। इसको भी क्या माना जाता है? यह भी वर्डिक। अब देखिए एक बार मैं चाह रहा हूं कि विस्तार से लिख दूं। ठीक है, विस्तार से लिख दूं। सबसे पहले हरिगीत का याद रखेगा, क्योंकि बार बार परीक्षा में यहां से प्रश्न बन रहा है, हरिगीत का याद रखेगा। दूसरा दोस्तों याद रखेगा इंद्र वज्रा। क्या याद रखेंगे? इंद्र वज्रा याद रखेगा। तीसरा दोस्तों याद रखेगा उपेंद्र वज्रा। ठीक है, उपेंद्र वज्रा याद रखेगा। ठीक है, चौथा दोस्तों याद रखेगा मत्त गैंद याद रखेगा, मत्त गैंद, मत्त गयंद याद रखेगा। ठीक है, मत्त गैंद याद रखेगा। पांचवा दोस्तों आप सवैया याद रखेगा, सोठा नहीं सवैया याद रखेगा। ठीक है, छठवां दोस्तों आप क्या याद रखेंगे? आप घनाक्षरी याद रखेगा। क्या? घनाक्षरी। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके वर्डिक छंद के उदाहरण माने जाते हैं। किसके? वर्डिक छंद के उदाहरण माने जाते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में यहीं कहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बाद में आप हो जाएंगे परेशान, आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्तियों को पहचानिए। कौन सी लोकोक्ति है? ठीक है, आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से आचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, घाट घाट का पानी पीना होता है, तिल का लड्डू बनाना। दोस्तों आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा लोकोक्ति यहाँ पर सही है? तो याद रखिएगा आ बैल मुझे मार, मतलब जबरदस्ती विपत्ति के गले पड़ना। ठीक है, जबरदस्ती विपत्ति मोल लेना, ये क्या कहलाता है? आ बैल मुझे मार, ये सही है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना दोस्तों आचार गलत है। घाट घाट का जूस नहीं पानी पीना होता है। तिल का लड्डू बनाना दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा तिल का ताड़ करना होता है, तिल का लड्डू बनाना ये गलत है। तो बाकी तो 3 गलत ही लिखा रहा है, एक आपका सही है, वो क्या है? आ बैल मुझे मार। ठीक है, और याद रखिएगा इसका तात्पर्य क्या होता है? जबरदस्ती विपत्ति मोल लेना। ठीक है, जबरदस्ती विपत्ति मोल लेना, विपत्ति मोल लेना। ठीक है, मोल लेना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टेढ़ी अंगुली से घी निकालने की बात कर रहा है दोस्तों, ये टेढ़ी अंगुली से अचार नहीं, टेढ़ी अंगुली से घी निकालना, इसका तात्पर्य होता है अपना काम आसानी से नहीं निकाल पाना। ठीक है, यानी आसानी से काम न होना, इसको कहा जाता है यार कि अब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अचार नहीं है, वो आप ध्यान दीजिएगा। घाट घाट कर पानी पीना दोस्तों, इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनुभवी होने को कहा जाता है घाट घाट का पानी पीना। तिल का ताड़ बनाना, यानी जबरदस्ती बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखना, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, ये होता है तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, किसी मुद्दे को तिल का ताड़ बना देना। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, उद्धव का लेना न माधव का देना, इसका अर्थ क्या दोस्तों? उद्धव का लेना न माधव को देना, याद रखिएगा इसका तात्पर्य है
अपने काम से काम रहना, ठीक है, किसी के दूसरे काम में बाधा न डालना, अपने काम से काम रहने को क्या कहा जाता है, उद्धव का लेना न माधव को देना। याद रखिएगा यहाँ अपने काम से काम ही हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। बाकी भक्ति भाव से दूर रहना ऐसा कुछ नहीं है, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलगाव की स्थिति को दोस्तों 8 कनौजिया 9 चूल्हे भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछता 8, कई बार परीक्षा में पूछता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ठीक है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो इसका तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है, क्या होती है, अलगाव की स्थिति, ठीक है, इसे कहा जाता है, ठीक है, अलगाव की स्थिति को ये कहा जाता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। समझ में आया आपको, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिख रहा दोस्तों, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, ठीक है, राजा ने तो चोर को मृत्युदंड की सजा दी। इस वाक्य में त्रुटि क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर त्रुटि क्या है, ध्यान से पढ़िए, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, यहाँ पर त्रुटि जो है दोस्तों सजा दी त्रुटि है, क्यों, याद रखिएगा इसको लिखना चाहिए था, राजा ने चोर को, ठीक है, चोर को, एक सेकेंड, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दिया, ना कि सजा दी, क्या होना चाहिए था, सजा दिया। बस केवल इतना सा पॉइंट है दोस्तों जो यहाँ पर क्या कर दे रहा है, इस वाक्य को अशुद्ध कर दे रहा है, गलत बना दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृत्युदंड दिया, सजा भी मत बोलिए। आहा, देखिए हमसे भी मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, आप, मैं इसको अलग पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे करिएगा, राजा ने चोर को, क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में क्या है, सजा है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि मृत्युदंड की सजा दिया, इसको बोलना चाहिए था मृत्युदंड दिया, डायरेक्ट इतना बोल दे, क्योंकि अनायास का जब व्यर्थ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वाक्य में तो गलती होती है, इसे भी तो अशुद्धि कहते हैं। पता चला आपने दिया करके शुद्ध बना दिया, और मृत्युदंड तो ऑलरेडी सजा है ना, कारावास तो ऑलरेडी सजा है ना, ठीक है। तो याद रखिए फांसी ऑलरेडी सजा है ना, तो उसके लिए आप बोले जैसे प्रातः काल के समय में टहल रहा था, तो प्रातः काल का तात्पर्य समय है, फिर जब काल बोल रहे हो तो समय कहें बोल रहे हो, ठीक है, एक ही बात बोलिए, ये होता है इसका तात्पर्य, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि शिमला दर्शनीय स्थल है, ठीक है, या तो शिमला दर्शनीय स्थल है, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है शिमला देखने योग्य होता है, तो उसमें एक एक शब्द के डबल मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन दोस्तों अशुद्ध है वो आपको बताना है, जो गलत दिया हुआ जो अशुद्ध वो बताना है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहां जाना है, शायद बारिश हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जो अशुद्ध है वो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये लिखा है भीड़ जमेगी, ये नहीं होना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था भीड़ लगेगी। भीड़ जमेगी क्या, ठीक है, भीड़ लगेगी होना चाहिए दोस्तों, जमेगी नहीं। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सत्य दिया हुआ, ठीक है। कह रहा हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थान भरना है। अच्छा, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, क्योंकि जब आप कहते हो हे भगवान, ठीक है, तो याद रखिएगा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाइए, उसके बाद लिखिए मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी के लिए वो रिक्त स्थान क्या किया गया था, छोड़ा गया था। आगे देखिए, उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य, क्या लिखा दोस्तों, उसने खा लिया होगा, ठीक है। अभी देखिए क्या एक कंफर्म है कि उसने ऐसा कह रहा है कि उसने खा ही लिया होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर अभी सोचने पे बातें चल रही है, अभी उसके मन में संदेह है कि उसने खा लिया होगा, ठीक है। अभी जैसे आपने पूछा कि तुमने मोहन ने खाना खाया, हाँ उसने खा लिया होगा, ठीक है, तो कंफर्मेशन नहीं है, यहां भी क्या है, संदेह है। तो याद रखिएगा संदेहवाचक ये वाक्य हो जाएगा, ठीक है, उसने खा लिया होगा। संकेतवाचक क्या होता दोस्तों, संकेतवाचक तब होता जैसे मैं कहता कि आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, ठीक है, मैं अवश्य आता, ठीक है। याद रखिएगा, तब यहां पर क्या हो जाता दोस्तों, ये संकेतवाचक हो गया, ठीक है। और अभी पीछे लिखा था हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है, ये लिखा था ना। तो याद रखिएगा हे भगवान, ये आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ठीक है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। तब यहां पे आ जाएगा क्या दोस्तों, याद रखिएगा, तब हो जाएगा विस्मयादि बोधक। इच्छार्थक क्या हो जाता, इच्छार्थक तब होता जब मैं कहता कि आप सभी जो है
पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाओ। ये तब ऐसा जब ऐसा वाक्य करता तब एक सार्थक होता कि मैं अपनी इच्छा की बातें कर रहा हूं। तो यहां पर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। लिख रहा प्रत्यंग में कौन सा समास है। प्रत्यंग में समास के लिए आप एक बार संधि विच्छेद कर लीजिए तो आपको मिलेगा यहां पर क्या मिलेगा, प्रतिधन अंग। प्रतिधन अंग बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यंग हो जाएगा। और जब आप संधि पता करेंगे तो पता चलेगा यहां पर यण संधि है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये प्रति क्या दोस्तों, यही प्रति क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो आप ऐसे समझ लो या तो आप इसको मान लो कि ये अव्ययी भाव समास है। क्या है, यहां पर प्रत्यंग में प्रति के साथ अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रत्येक बनता है, प्रत्येक में भी अव्ययी भाव समास है, प्रत्यंग में भी अव्ययी भाव समास है, प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रत्येक। ठीक है, ये सब में क्या होता है, अव्ययी भाव समास पाया जाता है। करा व्यर्थ में कौन सा समास है, ध्यान से पढ़िए और बताइए व्यर्थ में कौन सा समास है। ठीक है, विधन अर्थ बराबर व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ में आपसे समास पूछा दोस्तों, याद रखिएगा व्यर्थ में भी आपका व्यर्थ का तात्पर्य होता है बिना अर्थ के। ठीक है, आप इसके मीनिंग में जाइए तो व्यर्थ का मिलेगा उत्तर आपको। व्यर्थ का तात्पर्य क्या है, बिना अर्थ के। ठीक है, बिना अर्थ के, इसको क्या कहा जाता है, व्यर्थ कहा जाता है। और याद रखिएगा ऐसे में भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास ही निकल कर आएगा। ज्यादातर बच्चे फिर से कंफ्यूजन में ये व्यर्थ में लोगों ने तत्पुरुष समास कर दिया। याद रखिएगा तत्पुरुष समास नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं कि अगला उत्तर क्या होगा। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर लिखा दोस्तों सत्याग्रह। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखिए दोस्तों सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य धन आग्रह। क्या होता है, सत्य धन आग्रह। यहां से अ उठाते हैं, यहां से आ उठाते हैं, अ और आ मिलकर आ हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों इसको हम लोग रखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो सत्य धन आग्रह बराबर क्या हो जाता है, सत्याग्रह हो जाता है। इसको याद रखिएगा। कई लोग यहाँ पर यण संधि का प्रयास करते नहीं, यण मत करिएगा, ऐसे आप दीर्घ संधि करिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है दोस्तों तथापि का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तथापि का संधि विच्छेद क्या होता है, अगर आप करेंगे तो तथा धन अपि बराबर तथापि हो जाता है। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर अ की मात्रा है, आ और अ मिलकर आ बनाते हैं। और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो तथा धन अपि होगा, तथ धन अपि नहीं होगा, तथा धन पी नहीं होगा, तथा धन अपि होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपना सही उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, करा प्रमाणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। ठीक है, देखिए प्रमाणिक जो शब्द है दोस्तों ये प्रमाण से बना हुआ। ठीक है, प्रमाण में जब क्या करते हैं दोस्तों, आप इक शब्द जोड़ देते हैं, इक शब्द जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक नया शब्द बनता है प्रमाणिक। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों, प्रमाणिक बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रत्यय पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमाण धन इक बराबर क्या हो जाएगा, प्रमाणिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक प्रत्यय नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने किया उनका जवाब सही है और बाकी लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करा अध्ययन में कौन सा उपसर्ग लगा है। मैंने आपको पढ़ाया कि उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा लगता है प्रारंभ में, शुरुआत में लगता है। ठीक है, और अध्ययन में अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको अधि नाम का उपसर्ग नजर आएगा, अधि आएगा। आधि मत करिएगा, आधि नहीं होगा, अध्य नहीं होगा, अध नहीं होगा, अधि आएगा। ठीक है, अधिधन यन बराबर क्या हो जाता है, अध्ययन हो जाता है। यहाँ पर अधि उपसर्ग आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और संधि भी कौन सी निकल के आएगी दोस्तों, तो आपकी यण संधि निकल के आएगी, अध्ययन। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अधि जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे बन सकते हैं, इससे अधिकार हो गया, अधिसूचना हो गया, अध्ययन हो गया। ठीक है, अध्युड़ा हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, आगे लिखा लड़के ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य का काल क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, अब देखिए पढ़ी है बोला है तो जाहिर सी बात है वर्तमान ही होगा, लेकिन कैसा वर्तमान ये आपको बताना, सामान्य होगा या पूर्ण होगा या संदिग्ध होगा या फिर संभाव्य होगा, कैसा वर्तमान काल होगा। तो लिख रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। एक बात बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तात्पर्य क्या है, लड़का जो है दोस्तों पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण यानी मामला समाप्त हो चुका है, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, ठीक है, लड़का पुस्तक पढ़ता है अगर लिख देता, अगर नहीं लिख देता पढ़ता है तब क्या हो जाता दोस्तों, तब ये सामान्य वर्तमान काल हो जाता। अगर लिखा दोस्तों पढ़ी है तो क्या हो जाता दोस्तों, ये आपका ही हो जाएगा संदिग्ध कब होता दोस्तों, जब क्या हो जाता, संदेह होता। ठीक है, कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा। ठीक है, शायद लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा, तब यहाँ क्या हो जाता, संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है, होगा नहीं दोस्तों, शायद लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो तब क्या हो जाता, तब आपका संदिग्ध वर्तमान था, क्योंकि होगा कहते ही वो संदिग्ध भविष्य काल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, संभाव्य में संभावनाएं बताई जाती हैं। तो फिलहाल यहां पर आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
या फिर मैं ऐसे कर देता लड़के ने पुस्तक पढ़ा होगा, तो भी आप संदिग्ध वर्तमान भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे यही लिख देता अगर कि लड़के ने पुस्तक पढ़ा होगा, ठीक है, पुस्तक पढ़ा होगा, तो दोस्तों होगा के तात्पर्य भी ये संदिग्ध वर्तमान काल मान लिया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। करा प्रेरणार्थक क्रिया है, मैं रोज आपको प्रेरणार्थक क्रिया से कुछ प्रश्न कराता हूं और मुझे पता है आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जानिए और अच्छे से याद करिए, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था गिरना क्रिया होता है, गिरना से दोस्तों क्या बनता है, गिराना बनता है, और गिराना से गिरवाना बनता है, ठीक है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ये वाला हो गया, तो ये तो क्रिया है ना, तो क्रिया नहीं आपसे प्रेरणार्थक क्रिया बोला है। ऐसे बोलना से बुलाना हो गया, ठीक है, बुलाना हो गया, बुलवाना हो गया, ठीक है, बोलना से बुलाना हो गया, ठीक है, या बुलाना हो गया, ठीक है, और बुलवाना हो गया, तो ऐसे बन जाएगा। सुनाना दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि सुनना से सुनाना हो जाता है, सुनाना से क्या हो जाता है, सुनाना हो जाता है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या बन जाती है, सुनवाना हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहना से कहाना हो जाएगा और कहवाना हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है, तो याद रखेगा ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर जो है सही वाला, वो 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा गिलास में थोड़ा दूध है, ठीक है, थोड़ा दोस्तों रेखांकित होना चाहिए, गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा जो शब्द है ये विशेषण का कौन सा भेद है दोस्तों, तो थोड़ा दोस्तों ये स्पेशली परिमाणवाचक का भेद होता है, ठीक है, किसका दोस्तों, याद रखेगा ये परिमाणवाचक का भेद होता है। और क्या होता है परिमाणवाचक, याद रखेगा जहां पर मापने तौलने की बातें आती हैं वो हमेशा परिमाणवाचक के अंतर्गत लिया जाता है। परिमाणवाचक भी 2 तरीके का होता है, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित 2 बातें होती हैं, तो याद रखिएगा निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जहां निश्चित हो, जैसे 1 गिलास दूध देना निश्चित है, 2 गिलास दूध देना, 1 लीटर दूध देना, 5 लीटर दूध देना, ये निश्चित है। लेकिन थोड़ा दूध देना, थोड़ा ज्यादा देना, थोड़ा कम देना, थोड़ा मतलब कितना, थोड़ा मतलब कितना कम, थोड़ा ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, याद रखेगा, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। फिलहाल आपसे यहाँ पर खाली पूछ रहा है कि कौन सा आएगा, तो यहाँ परिमाणवाचक कर लीजिएगा। अगर और अंदर जाके पूछना चाहता तो आप और अंदर जाके भी अपना उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, यहां रेखांकित शब्द को पहचानना है। ये ही हुई हूं क्या है दोस्तों, ये ही हुई हूं, ये ही वाला शब्द आपको पहचानना है कि आज तक मैं परीक्षा में सफल ही हुई हूं। याद रखिएगा यहां निपात का प्रयोग है, ठीक है। आप पढ़ते हो संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। और निपात क्या होता है दोस्तों, एक तरह से सहायक क्रिया है, सहायक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है निपात का इस्तेमाल, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर निपात ही आएगा, ठीक है। निपात कई प्रकार के होते हैं, 8-9 प्रकार के होते हैं, स्पेशली आप इसको जानिए, ये अलग से कुछ नहीं दोस्तों, ये एक तरह की सहायक क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों, ये एक तरह की सहायक क्रिया होती है, याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा उद्देश्य में कर्ता के साथ, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, ठीक है। उद्देश्य में दोस्तों कर्ता के साथ क्या रहता है, याद रखेगा मैंने आपको पढ़ाया है कि कर्ता के साथ लिखा कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय या विधेय पूरक, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों उद्देश्य में कर्ता के साथ हमेशा विस्तार मिलता है, क्या रहता है, हमेशा विस्तार रहता है, ठीक है। वैसे अगर आप किसी वाक्य की बात करेंगे तो वाक्य में 2 चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट यानी कर्ता का होना जरूरी है, दूसरा प्रेडिकेट यानी कि विधेय का होना जरूरी है, ठीक है। तो कर्ता और विधेय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर विधेय किए हुए थे या कर्ता विधेय किए हुए थे, ऐसा नहीं दोस्तों। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, कर्ता के साथ विस्तार, कैसे विस्तार भी होना जरूरी है, ठीक है। ये कर्ता के सेगमेंट में ही आपसे पूछ रहा है, ये विधेय के सेगमेंट में नहीं पूछ रहा था, इसलिए जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर 3 का प्रयोग किए हैं दोस्तों, यहां पर उनका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राहुल खेलता है, क्या एग्जाम्पल लिया, राहुल खेलता है, ठीक है। तो यहां पे राहुल क्या दोस्तों, राहुल आपका हो गया कर्ता, राहुल का कर्ता, और ये काम क्या कर रहा है दोस्तों, तो ये खेलता है, तो ये खेलना क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। तो आपने इसी पे सोच लिया होगा कि कर्ता और विधेय 2 भागों में बटा होगा, ठीक है, ऐसा आपके विचार में आया होगा, तो याद रखिएगा। लेकिन विधेय अलग चीजें हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इस वाक्य में जैसे मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दूं कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सदा सफल होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होता है। क्या कहता है, सदैव सफल
होता है, ठीक है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो व्यक्ति क्या होता है, सदैव सफल होता है। अगर मैं कहा तो यहाँ पर देखिए कर्ता भी दिया और कर्ता का विस्तार भी दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से ना टच होकर के दोस्तों, ये प्रश्न पूछने का सेंस यहाँ से था, तो ही आप लोगों ने क्या कर दिया, आपसे मिस्टेक हो गया। परीक्षा में अगर ऐसा बनता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला, कल दोस्तों मैंने आपको बहुवचन बताया था कि कौन ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल स्वरूप बहुत सारी बातें बताया था, जैसे मैंने बताया था प्राण, मैंने बताया था बाल, मैंने बताया था केस, मैंने बताया था क्या और क्या बताया था, मैंने बताया था हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ठीक है। मैंने बताया था अक्षत, मैंने बताया था भाग्य, ठीक है, भाग्य, याद रखिएगा। ये सभी चीजें क्या थी दोस्तों, ये सभी क्या कहलाते हैं, मैंने बताया था समाचार, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पूछा है आपसे कि ऐसा कौन है जो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है जो नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। तो देखिए यहां पर जो हस्ताक्षर दे रहा है ये नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है, इसका प्रयोग एक वचन में नहीं किया जाता। बाकी जनता, आकाश और पानी का प्रयोग क्या किया जाता है, इनका प्रयोग नित्य एक वचन में किया जाता है। जैसे जनता हो गया, पानी हो गया और क्या हो गया, आपका आकाश हो गया, ठीक है, आपका आकाश हो गया दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा और आकाश हो गया, ठीक है। यह आपका क्या होता है दोस्तों, इनका इस्तेमाल नित्य एक वचन में किया जाता है, नित्य एक वचन में ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जितने भी द्रव्य होते हैं ना, जो लिक्विड आइटम होते हैं, ये सभी लिक्विड आइटम क्या होते हैं दोस्तों, अक्सर करके इनको क्या माना जाता है, एक वचन के अंतर्गत ही रखा जाता है। जितने भी लिक्विड आइटम होते हैं वो, ठीक है, लिक्विड आइटम खास करके, ठीक है। आगे बढ़िए, करा निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग है, उसकी पहचान करना जो एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। लिख रहा है दूध हो गया, मक्खन हो गया, मट्ठा हो गया, छाछ हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा दूध, मक्खन, मट्ठा ये जो होते हैं दोस्तों, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। और आपसे पूछा कौन सा स्त्रीलिंग है ना, तो छाछ दोस्तों, याद रखिएगा छाछ को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। छाछ को क्या मानते हैं, इसको स्त्रीलिंग माना जाता है। बाकी दूध वगैरह जो लिक्विड आइटम है इनको पुल्लिंग माना गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे पुल्लिंग में और भी चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए पानी दे दिया आपसे, जैसे आपसे घी दे दिया, जैसे पानी हो गया, घी हो गया, ठीक है, या फिर और कोई लिक्विड आइटम हो गया, कुछ बताइए, आप भी बताइए, ठीक है। जैसे आपसे शरबत पूछ लिया, ठीक है। तो ये सभी आइटम क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी आपके पुलिंग माने जाते हैं, ठीक है। या फिर एक और लिख दीजिए रायता, रायता ये पुलिंग माने जाते हैं। लेकिन कुछ और भी ऑप्शन हैं जिनको अक्सर स्त्रीलिंग में लिया जाता है, और स्त्रीलिंग वाला आपसे आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्त्रीलिंग वाला भी जानिए कि किसे किसे स्त्रीलिंग में रखा जाता है, ठीक है। जैसे अपवाद के लिए, अब देखिए ये स्त्रीलिंग वाले जो होते हैं ना, ये अपवाद होते हैं, अपवाद की वजह से ये लोग ध्यान नहीं दे पाते। चाय आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, चाय आपका क्या है, स्त्रीलिंग होता है। स्याही दोस्तों याद रखिएगा, क्या हो जा रहा है बार बार भाई, ठीक है, स्याही दोस्तों याद रखिएगा, स्याही आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। और शराब, शराब, ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान देने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे लिखा है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जो है दोस्तों, ये किस प्रकार का उदाहरण है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ये नेपोलियन दोस्तों कैसा उदाहरण है, याद रखिएगा, जातिवाचक है, ठीक है। क्या है दोस्तों, जातिवाचक है, ठीक है, क्योंकि बहुत वीर पुरुष को इस तरह की संज्ञा दी जाती है। तो जातिवाचक जो संज्ञा दोस्तों, ये उसका उदाहरण बनता है, भाव नहीं। व्यक्ति से पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है। अकबर महान राजा था, ठीक है, तो व्यक्ति की बात होती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से भाव अलग होता है, समूह अलग होता है। यहां पर जो उत्तर होगा दोस्तों, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करा इनमें हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। आपसे पूछा दोस्तों कौन सा हाथी का समानार्थी नहीं है, ठीक है। अगर मैं हाथी की बात करूं तो याद रखिएगा, हाथी को दोस्तों, हाथी को क्या कहा जाता है, करी भी कहा जाता है, हाथी को हस्ती भी कहा जाता है, ठीक है, हाथी को दंती भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हाथी को हस्त नहीं कहा जाता। हस्त किसे कहा जाता है दोस्तों, हस्त कहा जाता है हाथ को। किसे कहा जाता है, हस्त का हाथ, हाथ को कहा जाता है। और हस्ती दोस्तों ये हाथी को कहा जाता है, ठीक है। एक बार जरा याद रखिएगा दोस्तों। और क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं हस्त की बात करूं, कल आपसे पूछा था दोस्तों हस्त, ठीक है, तो हस्त को देखिए हस्त कहा जाता है, हस्त को हाथ कहा जाता है, हस्त को पाणी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पाणी, आपको पता है कि नहीं, हस्त को पाणी भी कहा जाता है, हस्त को बाहु भी कहा जाता है,
हस्त को भुजा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब का प्रयोग दोस्तों एज अ हस्त के समानार्थी शब्दों के रूप में किया जाता है, नॉट पर्यायवाची दोस्तों, पर्यायवाची नहीं है, ये समानार्थी शब्दों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। कर अभय और उभय का सही युग्म क्या है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया अभय, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया उभय, तो आप उभय का इस्तेमाल कब करते हैं? उभय को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन, क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमन कहा जाता है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और अभय माने क्या हो जाता है? अभय माने हो जाता है निर्भय, यानी जिसके अंदर कोई भी भय ना हो उसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक का तात्पर्य होगा निर्भय और दूसरे का तात्पर्य होगा दोनों, यानी कॉमन, ठीक है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर 4 किए थे, 4 नंबर नहीं होगा, पहले दोनों नहीं होगा, क्योंकि अभय का तात्पर्य दोनों नहीं होता, उभय का तात्पर्य दोनों होता है, इस वजह से आपका उत्तर हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने चूज किया उनका जवाब क्या है? सही दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, कड़ा वर्ड का अर्थ नहीं होता। वर्ड का अर्थ दोस्तों क्या नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ड किसे किसे कहा जाता है। कई बार दोस्तों वर्ड का प्रयोग हम लोग अक्षर के लिए करते हैं, ठीक है। कई बार वर्ड का प्रयोग दोस्तों रंग के लिए किया जाता है, और कई बार वर्ड का प्रयोग दोस्तों जाति के लिए भी किया जाता है, लेकिन वर्ड का प्रयोग याद रखेगा सुंदर के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, वर्ड का प्रयोग याद रखेगा सुंदर के लिए कतई नहीं किया जाता। सुंदर आपका क्या हो जाएगा? गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी ये 3 क्या हो जाएंगे? इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिसे जानने की इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। जो ज्ञान को अर्जित करने वाला होता है उसे ज्ञानार्थी कहते हैं, ठीक है, ज्ञान को अर्जित करने वाला। जिसे जानने की इच्छा होती है, कुछ जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासु कहा जाता है, ठीक है। जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है दोस्तों? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जिगीसु किसे कहते हैं भाई? देखिए जिगीसु और जिजुइसु में आपको बहुत अंतर होता है। जिगीसु कहा जाता है जिसे विजय पाने की इच्छा हो, क्या हो? जिसे विजय पाने की इच्छा हो, पाने की इच्छा हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिगीसु। और जिजीविसु किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखेगा जीवित रहने की इच्छा, ठीक है। जिसे अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा हो, जीवित रहने की इच्छा हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे जिजीविसु कहा जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा, जो आपसे पूछा है। परीक्षा में यहां से कुछ भी आपसे पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, भी याद रखेगा, ठीक है। और याद रखेगा एक और आपसे पूछता है कभी कभी अलग से, जीतने की चाह रखने वाले को क्या कहा जाता है? जीतने की जो व्यक्ति चाह रखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है जिगीसा। क्या कहा जाता है? जिगीसा कहा जाता है, ठीक है। जीतने की चाह रखने वाले को जिगीसा कहा जाता है। ये सभी बातें आप याद रखिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहा जाता है? देखिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया उसे क्या करते हैं? विजय प्राप्त कर लिया उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। और जो इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, जो इंद्रियों पर, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, अगर इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करता है उसे जीतेंद्रिय कहा जाता है, ठीक है। विजय प्राप्त कर ले उसे जीतेंद्रिय कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। जबकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। ऐसे ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है? कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। लिख रहा वीणा पाड़ी, ये तो सरस्वती को कहा जाता है। महाश्वेता ये भी कहा जाता है। पद्मा दोस्तों किसे कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है लक्ष्मी को, ठीक है। और भारती भी किसे कहा जाता है दोस्तों? भारती भी कहा जाता है सरस्वती को, ठीक है। पद्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? पद्मा लक्ष्मी को कहा जाता है। आइए मैं आपको बता देता हूं लक्ष्मी को और क्या क्या कहते हैं। हो सकता हो परीक्षा में कुछ ज्यादा बातें पूछ दे, ठीक है। जैसे लक्ष्मी को पद्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? लक्ष्मी को पद्मा भी कहा जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है, ठीक है, कमला भी कहा जाता है। लक्ष्मी को याद रखेगा इंदिरा भी कहा जाता है, इंदिरा, ठीक है। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन जानते रहिए, इंदिरा भी कहा जाता है। लक्ष्मी को समुद्रजा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समुद्रजा भी कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिए, एकदम एंटिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। और ये भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हैं, इसीलिए इनको हरि प्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरि प्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको श्रीरोध भी कहा जाता है, श्रीरोध भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी नाम दोस्तों याद रखेगा लक्ष्मी के हैं। इसी तरह से सरस्वती को बीड़ा पाड़ी, सरस्वती, महाश्वेता, भारती, ठीक है, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी, शारदा, बागेश्वरी, ये सभी नाम किसका है? ये माता सरस्वती का नाम होता है। तो इसको भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आया नहीं आपको? ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता ही देता हूं, चांदनी और चांद में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक है चांदनी, दूसरा दोस्तों चांद, ठीक है। चांदनी चांद में अंतर क्या होता है देखिए, ठीक है। अगर मैं चांदनी की बात करूं दोस्तों तो चांदनी को याद रखेगा कौमुदी कहा जाता है,
चांदनी को ज्योत्सना कहा जाता है, ज्योत्सना, ठीक है। चांदनी को चंद्रा तप कहा जाता है, चंद्रा तप कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ जो मयंक है दोस्तों, मयंक चांद को कहा जाता है, शशिकांत कहा जाता है चांद को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चांद को चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, चांद को शशि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए हटाइए, शशिकांत शशि हो गया, ठीक है। ये सभी नाम दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों चांद को इंदु भी कहा जाता है। अब एक एक मैं अलग अलग से बताते जा रहा हूं, इसको याद रखिएगा। चांद को इंदु भी कहा जाता है। शशिकांत से एक नाम और याद रखिएगा, शशांक, ठीक है। क्या याद रखेंगे? शशांक। चांद को दोस्तों शशांक भी कहा जाता है। चांद को दोस्तों सुधाकर भी कहा जाता है, जैसे दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, वो सूरज को कहा जाता है, लेकिन चांद को सुधाकर भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ज्योत्सना को दोस्तों, इसके अलावा चांदनी को तरंगिणी भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार आता है प्रश्न, तो याद रखिएगा, ठीक है। तरंगिणी ये चांदनी को कहा जाता है। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। यहाँ मयंक जो दे रहा नाम दोस्तों, ये आपका चंद्रमा का नाम हो जाएगा, ये आपका चांदनी का नाम नहीं है, ठीक है। तो इसमें लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, करा पंगु का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। पंगु, लोग बोलते हैं ना, उसने लड़ाई के बाद हमें पंगु बना दिया, हमारे राज्य को पंगु बना दिया। पंगु का तात्पर्य दोस्तों शक्तिहीन से होता है। क्या होता है दोस्तों? पंगु का तात्पर्य क्या होता है? शक्तिहीन होता है। याद रखिएगा, शक्तिशाली का विलोम ही क्या हो जाता है? शक्तिहीन हो जाता है। लेकिन 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 एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी इसको मत करिए, इससे बेटर एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। पंगु माने होता है कमजोर। मैं बता दूं, पंगु जैसे मान लीजिए सिकंदर ने जो है हमला किया जब राजा पोरस के ऊपर, तो उसके राज्य को पंगु बना दिया, कमजोर बना दिया, ठीक है। तो पंगु का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? कमजोर होता है, ठीक है। तो कमजोर के लिए दोस्तों अगर आप यहाँ शक्तिहीन यूज करते हो, तो शक्तिहीन का विलोम अगर देखेंगे तो शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिहीन का विलोम क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। आप पंगु के लिए दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुडौल, ठीक है। सुडौल यानी मजबूत, यानी सुडौल का उल्टा क्या हो जाएगा? सुडौल यानी मजबूत, और मजबूत का उल्टा कमजोर, कमजोर यानी पंगु। तो मुझे लगता है शक्तिहीन से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सुडौल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि शक्तिहीन का तात्पर्य क्या हो जाएगा? कम, और यहां भी तो पंगु का तात्पर्य भी तो कमजोर होता है। तो शक्ति, अगर शक्तिशाली दिया होता तो शायद हम इसका उत्तर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इसी का अर्थ दे रहा है। शक्तिहीन कहिए, चाहे पंगु कहिए, चाहे अपाहिज कहिए, चाहे लंगड़ा कहिए, ये तो तीनों कमजोर ही व्यक्ति की परिभाषा है। ये कमजोर का ही तो समानार्थी होता है। और यहां पर आपको इसका अपोजिट पूछा है, विलोम पूछा है, तो आपको मजबूती की तरफ जाना होगा। तो मजबूती की तरफ जाने के लिए आपको सुडौल चूज करना पड़ेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। जल्दीबाजी में खाली बहुत सारे बच्चों ने अपना जो है गलत जवाब दिया है, ठीक है। लिख रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? जो तद्भव नहीं है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? वो तत्सम होगा, ठीक है। कौन सा तद्भव नहीं है? द्वार, ठीक है, गृहस्थी, देखिए पांव दोस्तों जहां चंद्रबिंदु हो जाए, ठीक है, वहां मैंने आपको बताया पांव का तत्सम हो जाएगा पाद। गृहस्थी का दोस्तों गृहस्थी हो जाता है, गृहस्थी हो जाता है। सायं दोस्तों ये अपने आप में तत्सम शब्द है, ठीक है। सायं का तद्भव होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका तद्भव होता है, और इसका तद्भव होता है साँझ। क्या होता है दोस्तों? साँझ, ठीक है। सायं सही है। द्वार दोस्तों द्वार को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सायं ही क्या हो जाएगा? यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अगला लिख रहा है तद्भव शब्द को निर्दिष्ट करिए। जो तद्भव शब्द है लिखा आधा, कूप, विद्या या व्योम, ठीक है। तो व्योम माने क्या होता है दोस्तों? आकाश होता है या आसमान होता है, ठीक। विद्या माने अच्छा, ये आपसे पूछा क्या भाई? आपसे पूछा है तद्भव ना, तो तद्भव बताइए। आधा हो जाएगा तद्भव, आधा बोलेंगे, या फिर कुआं, कूप को कुआं को कूप कहा जाता है दोस्तों, ये तो आपका तत्सम हो जाएगा। आधा ये आपका तद्भव ही है, क्योंकि जब आप इसका तत्सम बनाएंगे तो ये हो जाएगा अर्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्ध हो जाता है, ठीक है। और कूप तो वैसे ही तत्सम है। तो यहाँ पे ये जो तीनों दिया दोस्तों, ये आपका तत्सम दिया हुआ है, और आपसे दोस्तों तद्भव पूछा है, तो आप ये कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यही आपका तद्भव आएगा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से योग रूढ़ शब्द क्या है? मैंने बताया था दोस्तों, शब्द आपके सामने जब भी पूछेगा, शब्द जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, जिसमें खंडन नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द, जिसको जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन आपको खाली ढूंढना है पर्यायवाची। जहां कहीं पर्यायवाची नजर आ जाए वो क्या होता है? योग रूढ़। और तीसरा होता है दोस्तों यौगिक शब्द, जो किसी को मिलाकर बनता है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने कह दिया विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो विद्यालय क्या है? यह एक यौगिक शब्द है। यहां पर देखिए पीला, जलज, पर और दूध वाला। दोस्तों यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये जलज जो शब्द है, जलज कहा जाता है कमल को, जलज, नीरज। तो याद रखिएगा पर्यायवाची दिख गया, और पर्यायवाची दिखते ही आप क्या मान लेंगे कि आपका योग रूढ़ शब्द है। और आपसे पूछा क्या है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। दूध वाला क्या हो जाएगा? दूध धन वाला बराबर दूध वाला हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो शब्द है ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? जो सही से लिखा वो बताना है। आपको बताना है शुश्रुआ कैसे लिखा जाता है। शुश्रुआ कैसे लिखा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, शुश्रुआ, याद रखिएगा, शुश्रुआ, या आप ऐसे लिखिए शुश्रुआ, ठीक है। ओहो,
ठीक है। शुश्रूषा दोस्तों याद रखिएगा, ये शुश्रूषा दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, पहले बड़ा सा आएगा, फिर श्र वाला आएगा, श्र इस पे बड़ू की मात्रा होगी और फिर खटकोड़ आएगा, शुश्रूषा याद रखेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 वाला सही करेगा। ब्रज भाषा का विकास दोस्तों किससे हुआ? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ये आपसे अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, याद रखेगा। ब्रज भाषा का विकास ये सौरसेनी से हुआ है। सौरसेनी आपके मथुरा वाले बेल्ट में दोस्तों बोली जाती है, मथुरा में, और मथुरा वाले बेल्ट से बिलोंग करती है कौन सी? ब्रज भाषा। तो इसको आप याद रखेगा। आइए दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए यहां पर कुछ अच्छी बातें आपको बता दूं, ठीक है, जो आप शायद नहीं जानते। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कभी भी पूर्वी हिंदी बोलियों की बात हो रही है, ठीक है, पूर्वी हिंदी बोलियों की बात हो रही है, तो याद रखिएगा पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, ठीक है। पूर्व का हिस्सा मतलब आप आ जाइए सीधे बिहार वाले बेल्ट की साइड, ठीक है। तो इधर साइड पूर्व के तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा अवधी, आपको मिलेगा दोस्तों बघेली, ठीक है, अवधी, बघेली, और आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये 3 दोस्तों याद रखेगा, सॉरी पूर्वी बोला ना, आप उधर जाएंगे तो पश्चिम होगा, इधर, हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी देखिए अगर आपका ऐसा ऑप्शन देता है तो आप समझिए ये 3 रखे जाते हैं कहां पर दोस्तों? ये पूर्वी हिंदी की बोलियां मानी जाती, ठीक है। और इनका विकास दोस्तों कहां से हुआ है? अगर इनका विकास पूछे तो आप बताइएगा इनका विकास हुआ अर्धमागधी से। किससे हुआ है? अर्धमागधी से इनका विकास हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट नंबर 1 आप याद रखेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखेंगे दोस्तों? जैसे कभी कभी पूछता है एक भाषा आती पंजाबी, क्या आती दोस्तों? पंजाबी, सुना ही होगा आपने, ठीक है। या फिर मैंने एक अलग से ले लिया, पंजाबी ले लिया, या फिर लहदा दे दिया, ठीक है, लहदा, ठीक है। तो याद रखेगा ये जो होता है दोस्तों, ये किससे विकसित हुआ है? कभी अगर इसके बारे में परीक्षा में पूछ दे, जैसे उसके बारे में आज पूछ रहा है, ऐसे पंजाबी और लहदा पूछ दे, तो याद रखेगा ये पैसाची नामक अभ्रंश से पैदा हुए हैं। किससे? ये पैसाची नामक जो अभ्रंश है दोस्तों, इनका जन्म उससे हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एक और लिखिए दोस्तों, एक और लिखिए, आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता हो परीक्षा में आ जाए। जैसे अगर मान लीजिए आपसे ले दिया परीक्षा में बिहारी, कि भाई जो बिहारी बोली है दोस्तों उसका विकास किससे हुआ? या तो बिहारी लिख दे, या तो आपका बंगाली लिख दे, बंगाली लिख दे, या तो आपका उड़िया लिख दे, उड़ीसा में जो बोली जाती उड़िया भाषा, बंगाल में बोली जाने वाली बंगाली भाषा, या असम में बोली जाने वाली असमिया भाषा, ठीक है। अगर इसकी बात कर दे कि ये किस अभ्रंश से विकसित है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे? ये बताएगा ये मागधी से, जो मागधी था दोस्तों ये उससे विकसित हुए हैं, याद रखिएगा, मागधी अभ्रंश से विकसित हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो सौरसेनी है दोस्तों, ये सौरसेनी अभ्रंश से विकसित हुई भाषा कौन सी है? ये ब्रज भाषा है। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में यहीं से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, इसके बाहर से चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। ये टोटल 40 सवाल थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो आप जानिए, समझिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।